वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 9 जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम चैप्टर 8 की बात करें, जो हमने पहले पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 8 के बारे में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारी स्टेट पॉलिसी के बारे में हमने थोड़ा इन हेडिंग देखा था। इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी ही चीजें इन डिटेल देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या होता है, क्यों ह्यूमंस को राइट्स दिए गए, यानी कि इंसान को जो हक दिए हुए वो क्यों दिए गए, क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। Human rights are those rights which are not only given a person is their basic existence but also overall development in which society helps to construct an environment which enables him to grow। हमारे ऊपर जो ह्यूमन राइट्स दिए गए वो इसलिए नहीं दिए गए कि हमको एक हक दिए गए, इसलिए दिए गए कि हम लोग सामाजिक बदलाव लाए, हम अपने अंदर एक सामाजिक ग्रोथ दिखाए। हई सर यानी कि एक लड़का हो या लड़की, कोई भी ह्यूमन यानी उसके अंदर सब लोग आ गए। एक हमारे सामाजिक डेवलपमेंट करने के लिए हमको ह्यूमन राइट्स दिए हुए होते हैं। इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन आर कंफर्ट विद बेसिक राइट। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, यानी ऐसी कंट्रीज जिसके अंदर संविधान होता है, जहां पर फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल का रूल चल रहा होता है, वो सारे जगह पर बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं। यानी कि इंसानों को, मतलब कि वो पर्टिकुलर सिटीजन जो उस कंट्री में रहते हैं, उनको एक हक दिए जाते हैं, बेसिक राइट दिए जाते हैं। A person is not discriminated on the basis of caste can explain the basic right. The protection of this right are assured by society and nation as well. हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी इंसान को यह हक नहीं दिया जाता है कि वो उसको उसके कास्ट पर या उसके जेंडर पर या उसके कलर पर या उसका जन्म कहाँ पर हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको जज करे। हमारे यहाँ पर हर एक इंसान को बेसिक राइट सबको सेम दिए हुए होते हैं। क्यों सेम दिए हुए होते हैं? कि लोगों के बीच में एकता बनी रहे, कोई एक दूसरे से दुश्मनी ना करे, एक दूसरे से ऐसा ना हो कि इसको हमसे ज्यादा अच्छा हक दिए हुए या हमको हक ही नहीं दिए हुए। इसीलिए ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान जिसके पास सिटीजनशिप होती है उसको वहां के बेसिक हक मिले जाते हैं। The person by his birth own rights which are his or basic right which are known as human right। जब एक इंसान का जन्म होता है, जन्म होते ही जो उसके बेसिक हक होते हैं, यानी कि बेसिक हक क्या होते हैं कि भाई एक इंसान जो है उसको, एक बच्चा है तो उसको एजुकेशन मिलना चाहिए, ये सारे बेसिक हक होते हैं। वो हक उनको जन्म होते ही मिल जाते हैं और वो उनसे कोई भी ले सकता नहीं है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली has declared human rights on 10th of December 1948 and 10th December is celebrated as Human Rights Day। हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उन्होंने 10th दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे को डिक्लेयर किया। कब किया था उन्होंने डिक्लेयर? तो 10th दिसंबर 1948 को उन्होंने ह्यूमन राइट्स डे एज अनाउंस किया था और उसी की वजह से हर 10th of दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। From the global announcement of human rights, certain basic and important human rights are added in the Constitution of India and thereby these rights are protected in the dignified way। और ये ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट एक इंडिया का नहीं है, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर है। और यही ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड लेवल पर देख के इंडिया ने भी इससे इंस्पिरेशन लिया और इंडिया के संविधान के अंदर भी ह्यूमन राइट्स बताए हुए हैं। हमने हमारी तरह से और ह्यूमन राइट्स के अंदर इंकरेजमेंट किया है, उसके अंदर और चीजें ऐड की है और उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया हुआ है। हमारे यहाँ पर इंडिया के नागरिकों को वो हक दिए गए हैं। Thus, those human rights which are included by Constitution of India are known as fundamental rights। और यही ह्यूमन राइट्स, ध्यान से सुनना, ये जो ह्यूमन राइट्स हमारी भारतीय सरकार ने हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, उसी ह्यूमन राइट्स को हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। वापिस समझना, ये जो ह्यूमन राइट्स यानी ये जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया का है, ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने ह्यूमन के लिए यानी कि इंडियन सिटीजन के लिए जो राइट्स डाले हुए उसी को हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। उसके बाद है दिस ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम एंड ह्यूमन बीइंग्स टू अलाइव इन अ डिग्निफाइड वे। ये ह्यूमन राइट्स इसलिए होते हैं कि जो सिटीजन हमारे देश में रहता है वो एक अच्छे से रह सके, जागरूकता के साथ रह सके, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो अपने आप से स्वतंत्र रह सके। For the existence of human being, the basic need food, clothes, shelter, education and health should be received in a dignified and respectable way। और बेसिक नीड के अंदर एक इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान यानी फूड, क्लोथ और शेल्टर के अलावा एजुकेशन वगैरह भी अच्छे से एक कंट्री के अंदर मिलना चाहिए। उसका ये बेसिक नीड है तो उसको रोटी, कपड़ा, मकान और
एजुकेशन, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर मिले, वो भी रिस्पेक्टफुल वे में, यानी कि अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि आप उनको उठा के कुछ भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी खिला रहे हो, ऐसा नहीं, इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर ये सारी चीजें होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री अलाउज इट्स सिटीजन टू एंजॉय इक्वल राइट्स फॉर मल्टीफिकेट डेवलपमेंट। हमारे यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, यानी कि जो कंट्री के अंदर वोटिंग वगैरह चल रही होती है, उस कंट्री के अंदर ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती है कि हर एक सिटीजन एंजॉय कर सके, यानी कि अपने जो राइट्स है उसको अच्छे से संभाल सके, उसको निभा सके, और उसको वो हक मिलने भी चाहिए। The state guarantees such a conducive environment wherein one has protection of fundamental rights, a true identity of democratic system। और कंट्री को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर रहने वाले सिटीजन को सारे फंडामेंटल राइट्स अच्छे से मिल रहे। अगर फंडामेंटल राइट्स अच्छे से मिलते हैं तभी उस कंट्री का डेमोक्रेटिक पावर को स्ट्रॉन्ग बताया जाता है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहुत ज्यादा अच्छे से बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रहने वाले सारे ही लोगों को उनकी जो पावर है, यानी कि उनके जो हक है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स, उनके जो ह्यूमन राइट्स है, वो अच्छे से मिल रहे हैं। इसीलिए वो कंट्री उधर एक डेवलपमेंट हासिल करती है। फंडामेंटल डेवलपमेंट भी कंट्री का अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स एज अ इंडियन सिटीजन हमको दिए हुए हैं। तो द नेशन स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर प्रोटेक्टेड थ्रू फंडामेंटल राइट्स। हमारे जितने भी हक है, हमारी जितनी भी नेशनल सिक्योरिटी है, हमारी जितने भी नेशनल सेफ्टी है, वो सारी चीजें एक ही चीज के अंदर आती है, वो होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। यानी आज ऐसा सिटीजन मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मेरे पास वो राइट्स होने चाहिए कि भाई मैं जाकर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन कर सकता हूं। मैं चाहे तो अगर गवर्नमेंट ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है तो मैं वो गवर्नमेंट के सामने जाकर फरियाद कर सकता हूं। ये सारी चीजें होनी चाहिए और इसी के लिए हमारे यहाँ पर बेसिक 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि हर एक के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम, यानी हर एक इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए। इन डिटेल हम ये सारी चीजें समझेंगे। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ हो तो मैं उसके सामने आवाज उठा सकता हूँ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मेरे पास धर्म का फ्रीडम होता है, मैं चाहूँ वो धर्म को फॉलो कर सकता हूँ। फिफ्थ है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, यानी मैं अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता हूँ। मेरे पास एजुकेशन, अपनी पढ़ाई के भी हक है। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि मेरे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर जो चीजें बताई हुई है वो सारी चीजें मेरे को फॉलो भी करनी है और वो सारी चीज मुझे मिलनी चाहिए। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। अब हम समझते हैं कि राइट टू इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर इंक्लूडेड इन द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर 2 कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ और उसके बाद है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों ही चीजें का मतलब होता है राइट टू इक्वालिटी। यानी कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर पहला दिया हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ बनने से पहले भी इक्वालिटी होनी चाहिए और लॉ जब इंप्लीमेंट होता है तो वो इक्वल इंप्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए वो लॉ आ गया है, कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए वो लॉ है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। This fundamental right is the major foundation of all other rights and privilege guaranteed to Indian citizen। बाकी सारे राइट्स से सबसे पहले फॉरमोस्ट जो राइट आता है वो होता है राइट टू इक्वालिटी। बाकी सारे राइट इसके बाद आते हैं। सबसे पहला जो राइट मिलता है वो होता है राइट टू इक्वालिटी। और ये राइट टू इक्वालिटी गारंटी दी जाती है इंडियन सिटीजन्स को। इंडियन सिटीजन जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, जितने भी सिटीजन यहाँ पर रह रहे हैं, उनको गारंटीड 110% राइट टू इक्वालिटी दी जाएगी। It is one of the chief guarantees of the Constitution of India. Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to the court of exercise his her rights to equality। और ये इंडियन सिटीजन के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे स्ट्रॉन्ग एक पावर है राइट टू इक्वालिटी। और इसके अंदर अगर किसी को इक्वालिटी नहीं मिलती है तो उनको पूरा हक होता है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। इंडियन सिटीजन को पूरा हक होता है कि वो कोर्ट जा सकते हैं, सामने लड़ाई लड़ सकते हैं और अपनी जो इक्वालिटी है वो मांग सकते हैं। Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to the court to exercise his right to equality। According to this right, no person shall be shown favorism on the basis of color, caste, breed, language, etc। यहाँ पर यही बोला गया है कि हमारे यहाँ पर ऐसी सुविधा भी की गई है कि जो सिटीजन है वो कोर्ट जा सके और इजीली जा सके। और इसके अलावा इस राइट के अंदर ये भी बताया गया है कि कहीं पर भी इंडिया के अंदर फेवरिज्म नहीं कर सकते, यानी कि आप ऐसा फेवरेट नहीं दिखा सकते कि ये कास्ट के लोगों को हम कुछ करेंगे, ये पर्टिकुलर कास्ट को हम लोग कुछ नहीं देंगे। ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए नहीं, ये सारी चीजें राइट टू इक्वालिटी के अंदर आती है। किस किस चीजें? तो हमारे यहाँ पर कलर, कास्ट मतलब कलर है, मतलब कि इंसान का कलर कैसा है, कास्ट कौन से, लैंग्वेज कौन सा है, वो सारी चीजों पे, इसके अलावा अनेकों चीज पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट होना चाहिए नहीं। Law is equal to all। Example, for the peon to the prime minister, if they act against law, they are treated equally and are bound to the general court of law। However, the president and governors have certain privileges। ऐसा बोला गया है
फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ का प्यून से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर कोई भी नियम भंग करता है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ होता है उसको तोड़ता है, तो उसको कोर्ट में लेके जाने की पूरी पूरी सुविधा होनी चाहिए। यानी कि पूरी पूरी सुविधा है, आप जाकर उनके सामने केस कर सकते हो, आप जाकर उनके सामने हक मांग सकते हो। यानी कि हमारे यहाँ पर आप समझिए, प्यून से लेकर प्रधानमंत्री तक, यानी कि हर एक क्लास के लोगों तक हमारे यहाँ पर जो नियम है वो सबके लिए एक जैसा है। यानी कि अगर प्यून कुछ गलती करता है तो उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर बिजनेसमैन कोई गलती करता है तो भी उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई गलती करते हैं तो उन्हें भी कोर्ट जाना पड़ेगा। ये ऐसी चीजें हमारे संविधान में लिखी हुई है। हाँ, दो ऐसी पोस्ट है, गवर्नर और प्रेसिडेंट, जिनकी एक प्रिविलेज है, यानी कि वो ऐसी रेप्यूटेड पोजीशन है जहां पर उनके खिलाफ आप कुछ जल्दी नहीं कर सकते हो, आपको उनके लिए एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोसेस करनी पड़ती है। यानी कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट के खिलाफ मुझे कोई कंप्लेन करनी है तो मुझे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंस द लॉ शुड प्रिविलेज इक्वली। अगर कोई भी सर्कमस्टेंस हो, ऐसा कोई बहाना नहीं चलता है कि ये था तो मैंने ये कर दिया, वो था तो मैंने ये कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी सर्कमस्टेंस हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको लॉ इक्वली फॉलो करना पड़ता है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और स्पेसिफिक फेवरिज्म शो टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और क्लास। आप यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कोई भी फेवरिज्म, यानी आप ऐसा फेवरेट नहीं बना सकते हो कि मैं पर्टिकुलर यही रिलीजन का या यही कास्ट के इंसान को या पर्टिकुलर यही क्लास, यानी या तो मैं सिर्फ अपर क्लास की मदद करूं या सिर्फ लोअर क्लास की मदद करूं, मिडिल क्लास को कोई हेल्प ही ना करूं। ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान, हर एक क्लास, हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। एवरी लॉ शुड बी इक्वली डिसेमिनेटेड, एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल admittance to public place like shops, restaurant, hotel, public entertainment place, have equal access to road and lakes and use of public wells and bathing ghats। यहाँ पर हर एक इंसान को लॉ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यानी कि मुझे जो लॉ फॉलो करना होगा, मेरे सामने वाले को भी वही लॉ फॉलो करना है, जो बिहार में बैठा है उसे भी वही लॉ फॉलो करना है, राजस्थान में जो है उसको भी वही लॉ फॉलो करना है। यानी कि हर एक इंसान को प्रॉपर लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। सेकंड, कि हमारे यहाँ की जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, एंटरटेनमेंट जोन, सिनेमाज हो गए, इसके अलावा मॉल्स हो गए, लेक हो गए, रास्ते हो गए, गार्डन्स हो गए, ये सारी जगह पर इक्वल हक मिलता है। ऐसा यहाँ पर कोई अलाउ नहीं करता है कि ये रेस्टोरेंट में सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग आएंगे, ये रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ अमीर लोग आएंगे, ये रेस्टोरेंट में सिर्फ हिंदू लोग आएंगे। ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। जहां पर जो चाहे वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी पर इक्वालिटी होनी चाहिए। सेकंड, कि रोड ऊपर किसी का हक नहीं होता है कि भाई आज ये नेशनल हाईवे 28 नंबर है तो 28 नंबर पर सिर्फ हिंदू लोग ही ड्राइव करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर रोड्स हो गए, गार्डन्स हो गए, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उस पर एक इक्वल हक होता है, हर एक सिटीजन का उस पर हक होता है। बिल्कुल भी ऐसा फेवरिज्म नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलर लोगों के लिए वो चीज बनाई हुई है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इंक्लूड किया गया नहीं है, ना ही लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। However, the state has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any socially or educationally backward class or scheduled caste or tribes। हाँ, स्टेट के पास ये हक होता है कि वो चाहे तो महिला यानी वुमेन और बच्चे, चिल्ड्रन के लिए एक अलग चीज, एक अलग अरेंजमेंट बना सकते हैं। उसके अलावा ऐसी पर्टिकुलर कास्ट जो हमारे पीछे रह चुके हैं, SC ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो वक्त के साथ इतना डेवलप नहीं हो पाए, उनके लिए कुछ अलग स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। बट ऐसा उनके लिए कोई लॉ नहीं होता है। आज सपोज के भाई मां अन्नपूर्णा योजना उन्होंने लॉन्च की, तो उसके क्राइटेरिया होते हैं, आप भी जाकर उसका फायदा उठा सकते हो, बस आपके पास वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। यानी कि अगर स्टेट चाहता है, यानी अगर स्पेशली गुजरात गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि भाई हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए और महिला के लिए अलग सुविधा होनी चाहिए, तो वो लोग उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं। सेम अगर उनको लगता है कि हमारे यहाँ पर SC ST के लोगों को कोई तकलीफ हो रही है और उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर योजना टाइप कोई चीज, अरेंजमेंट फैसिलिटी जो होती है वो अरेंज करते हैं, ना कि कोई लॉ पास करते हैं, एक योजना पास करते हैं। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर होती है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं अलाउ भी है। No citizen shall be discriminated on the basis of race, caste, religion, creed, descent or place of birth in respect of any government service and higher education under the state। हमारे यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन के लिए या कोई भी पढ़ाई के लिए, स्पेशली एजुकेशन के लिए कोई भी इंसान को अब नीचा नहीं दिखा सकते, उसके कास्ट, कलर या उसकी ग्रीड क्या है, उसका वो क्या बोलता है, वो क्या पहनते हैं या फिर उनका जन्म कहाँ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम ये कोई चीज भी डिसाइड करते नहीं है। हर एक गवर्नमेंट सर्विस पर हर एक इंसान का होता है। आज कोई गवर्नमेंट एग्जाम आती है कि भाई सपोज IPS बनने के लिए GPSC देनी है या UPSC देनी है, तो ये एग्जाम ऐसा नहीं बोला जाता है कि पर्टिकुलर यही लोग देंगे, जो चाहे जिसके अंदर मेहनत करने का दम हो वो लोग उस एग्जाम को दे सकते हैं और अगर वो पास होते हैं तो उनको वो पोस्ट भी मिलती है। एजुकेशन में भी ऐसा था, ऐसा नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर एजुकेशन इन्हीं लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप चाहे तो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़े से बड़े गवर्नमेंट ऑफिस पर आप अपना एजुकेशन लेके जा सकते हैं, आप एजुकेट
हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सकते हैं, आपको वहां पर कोई भी भेदभाव देखने को मिलेगा नहीं। In matter of state public service, equal opportunities have to be offered to all the citizen. However, the state is given permission to make decision regarding required qualification for said services. हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो सरकार होती है उन्होंने ये बोला होता है कि हर एक इंसान को ऑफर की जाती है, यानी कि आप चाहे तो जो मिडिल क्लास है वो भी उस एग्जाम दे सकता है, लोअर क्लास भी दे सकता है, अपर क्लास भी दे सकते हैं। हाँ, एग्जाम देने के लिए हर एक इंसान अलाउ होता है, बट जो पास होगा उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है कि अगर आपको एग्जाम देनी है तो आपका एटलीस्ट आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी चीजें मेंशन की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के उस पोस्ट के लिए कौन से इंसान की कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर मैं अभी मैं 9th पढ़ रहा हूँ या 10th पढ़ रहा हूँ, मैं जाके बोलूं मुझे यूपीएससी देनी है तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए आपके पास बैचलर एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया गवर्नमेंट डिसाइड करती है जो फुलफिल हमको करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम पर्टिकुलर सर्विस का फायदा उठा सकते हैं, हम लोग वो एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके पास होने के भी अपने क्राइटेरिया होते हैं, आपको वो सारे स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद इंटरव्यू में पास होने के बाद आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिले। यानी कि गवर्नमेंट जॉब ऑफर सबको होती है, हर एक इसको अटेम्प्ट कर सकता है, बट उसके पास होने के अपने क्राइटेरिया होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, उसको जो क्रॉस करता है, उसको जो पास करता है, उनको वो सारी चीजें ऑफर होती है। As a guarantee to social justice and personal dignity, untouchability is abolished and its practice is any form is prohibited and punishable offense. हमारे यहाँ पर सोशल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, हमारे यहाँ पर समाज में कोई भी भेदभाव तो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा पर्सनल डिग्निटी और अनटचेबिलिटी, यानी कि हर एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, वो पर्सनल लाइफ के अंदर हर एक इंसान का अपना एक सेफ प्लेस होता है, वो सेफ प्लेस को कोई भी छीन नहीं सकता है। अगर आज मैं अपने रोड पर या कुछ भी अपना कोई काम कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने लिए कुछ सामान खरीद रहा हूं या अपने लिए कुछ बात कर रहा हूं किसी से, तो कोई और आके मेरे को कोई ओपिनियन नहीं दे सकता जब तक मैं मांगू नहीं। हाँ, मैं मांग रहा हूं तो वो दे सकते हैं, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो वो मुझे टोक सकते हैं कि सर आप कुछ गलत कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे ये नहीं करना चाहिए। बट उसके अलावा मेरी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर कोई और नहीं कर सकता, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सेकंड, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है कि जिसको बोलते हैं अछुआ। ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को या ये पर्टिकुलर लोगों को हमको छूना भी नहीं है, ये लोग इतने खराब होते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पर बैंड किया हुआ है कि ऐसा कुछ भी करते हैं तो उसके खिलाफ पनिशमेंट हो सकती है, उसके खिलाफ जेल हो सकती है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी हो सकता है। यानी कि हमारे यहाँ पर सोशल जस्टिस, यानी कि समाज में सब एक जैसा होना चाहिए, समाज के अंदर कोई भी भेदभाव होना चाहिए नहीं। टाइटल एंड एथिक्स व्हिच क्रिएटेड आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी हैज बीन रिमूव्ड। ऐसे टाइटल या लोग ऐसा नारा लगाते हैं या लोग अपने आप में ऐसी अफवाह फैलाते हैं, वो सारी चीजों को हमारे यहाँ पर बैंड किया जाता है, यानी कि ऐसी जगह पर रिमूव किया जाता है। ऐसे टाइटल्स, ऐसे जो स्लोगन्स होते हैं जो भड़कीले होते हैं, लोगों को भड़काते हैं, एक सामाजिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजों को हमारे यहाँ पर हटाया जाता है। द एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर नेम लाइक सर, दीवानजी, Rai Bahadur are removed after independence. The government, in order to felicitate the special contribution and achievement of individual in various fields, given special awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri, Paramveer Chakra is awarded in military services. उसके बाद हमारे यहाँ पर जो लोग समाज में अच्छा काम करते हैं, जो समाज को इंकरेज करते हैं, समाज के लिए कुछ ऐसी चीज करते हैं जो हर किसी ने नहीं की होती है, तो हमारी जो भारतीय सरकार होती है वो उनको अलग अलग तरीके से सम्मान देती है। सम्मान देने के लिए जैसे भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है, सम्मान देने के लिए जैसे भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है, पद्म विभूषण का अवार्ड दिया जाता है, पद्म भूषण का अवार्ड दिया जाता है, पद्मश्री का अवार्ड दिया जाता है। ये सारे अवार्ड जो होते हैं, जो हमारे यहाँ पर कोई सोशल काम अच्छा करता है या कुछ ऐसी चीज इंडिया में करते हैं जो किसी ने न की हो, तो भारतीय सरकार उनको ये सम्मान करती है। उसके अलावा जो एक और अवार्ड है परमवीर चक्र, ये परमवीर चक्र स्पेशली मिलिट्री यानी कि आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए होता है। अगर वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं या हमारे यहाँ पर इंडिया में उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर कोई मिशन होता है या वो सक्सेस किया होता है या उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया होता है, तो उनको परमवीर चक्र देके सम्मानित किया जाता है। एडजेक्टिव्स लाइक जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल आर एडेड बिफोर नेम्स इन मिलिट्री सर्विस व्हिच इज नॉट कंसीडर्ड एज अ वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद उसके अंदर अलग अलग मिलिट्री के अंदर पोस्ट बनाई गई, जैसे चीफ हो गए, जनरल्स हो गए, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर इसलिए बनाई गई है कि ये पर्टिकुलर एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, ना कि इसलिए कि वो अपना जो पावर है उसका यूज करे।
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाने के लिए ये सारी पोस्ट का यहाँ पर बनाया जाता है। ये राइट टू इक्वालिटी का कोई भी वायलेशन होता नहीं है। हाँ, राइट का यूज कब होता है, जब कोई एक पोजीशन पर होते हैं वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तब हमारे यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी है उसका जो एक क्राइटेरिया होता है वो डिसमिस हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के यहाँ पर सामाजिक प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं और आप उसके खिलाफ केस वगैरह कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है इसने अपने पोजीशन का गलत पावर उठाया है और उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं। The aim of this right is to form an equitable society and thereby establish rule of law in India। और हमारे यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का मेन यही है कि हमारे यहाँ पर सब लोग शांति बनाए रखे, सब लोग समृद्धि बनाए रखे, हर एक इंसान लॉ को माने और लॉ ऑफ ऑर्डर यानी कि जो लॉ एक बन चुका है उस लॉ को हर कोई फॉलो करे। उसके बाद टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विस टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप और क्लासेस देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविजन अंडर द लॉ। For example, there are a different law for advocates, doctor, teacher, insurance agency, women, jewelers. The principle of equal pay for equal work is also a part of this article। अब बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर ग्रुप और कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए हमारे यहाँ पर अलग अलग लॉज बनाए जाते हैं। लॉज कैसे होते हैं कि हर एक इंसान के लिए इक्वल होते हैं, बेसिक इक्वल होते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे एडवोकेट के लिए कुछ लॉज अलग होंगे, डॉक्टर के लिए कुछ अलग होंगे, टीचर्स के लिए कुछ अलग होंगे, इंश्योरेंस एजेंसीज के लिए कुछ अलग होंगे। अब ये सारी चीजें आप नहीं समझेंगे, बट वुमेन की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर जो महिला होती है उनके लिए एक अलग राइट्स बनाए जाते हैं। जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर अलग होता है, महिला को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो स्पेशल कोर्ट होती है। ये सारी चीजें क्यों की जाती है कि समाज के अंदर बाकी सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम कुछ है जो डॉक्टर को करना ही पड़ेगा, तो वहां पर ये नहीं बोल सकते कि राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता। टीचर अगर कोई स्टूडेंट को समझाने के लिए अगर थोड़ा डांटती है या मारती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पर केस कर दोगे, वो उनकी ड्यूटी के अंदर आता है कि अगर कोई स्टूडेंट या कुछ गलत करते हैं तो वो उनको उसके ऊपर डांट सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी समझाई जाती है कि कुछ पर्टिकुलर फील्ड के लिए, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए कुछ अलग स्पेशल लॉज होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। उसके अलावा एक और टर्म है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर मैं और आप सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी लकड़ी काट रहा हूं, आप भी लकड़ी काट रहे हैं, तो हम दोनों को सेम पैसे मिलने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई इनकी एज ज्यादा है तो इनको 50 रुपए, आपकी एज कम है तो आपको 20 रुपए, ये नहीं होता। अगर हमारे यहाँ पर हर एक इंसान इक्वल काम करता है, सेम काम करता है और सेम पोजीशन पे करता है तो उसको पैसे भी सेम मिलने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही इंक्लूड होता है। और यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का पार्ट खत्म होता है। राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, तो हर एक इंसान को अपनी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हर एक इंसान को इक्वली देखा जाता है, हर एक अपॉर्चुनिटी इक्वल दी जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, खाने के लिए, पब्लिक प्लेसेस के लिए, हर एक जगह पर इक्वल राइट मिलते हैं हर एक इंसान को। उसके अलावा कुछ जो पर्टिकुलर स्पेशल अरेंजमेंट की जाती है, जैसे SC/ST के लोग हो गए, वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, तो उनके लिए कुछ अलग स्पेशल अरेंजमेंट की जाती है। बाकी लॉ उन सबके लिए भी सेम होता है। सेकेंड जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। The Constitution of India provides the citizen of India 6 types of freedom which are as under। हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो सरकार है उन्होंने हमको 6 तरह के फ्रीडम दिए हुए। कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हम जो बोलना चाहते हैं और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हम चीज बता सकते हैं। सेकेंड, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, हम लोग अच्छे से शांतिपूर्वक रह सकते हैं बिना कोई हथियार के। थर्ड, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, हमारे पास ये फ्रीडम होता है कि हम एसोसिएशन यानी हम एक ग्रुप बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। सपोज कि आज मुझे कोई यूनियन बनाना है, मुझे कोई अपना एक ग्रुप बनाना है तो वो मैं बना सकता हूं। फोर्थ, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैं जहां पर भी घूमना चाहता हूं वहां पर मैं ऑल आउट इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में कहीं पर भी घूम सकता हूं। टू रेसिडाइज एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, घूमने के अलावा अगर मैं इंडिया के कोई भी कोने में जाके वहां पर रहना चाहता हूं, वहां पर सेटल होना चाहता हूं तो भी मैं वहां पर रह सकता हूं। 6, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मैं जो चाहूं वो प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकता हूं, यानी कि मैं चाहूं तो बिजनेस करूं, मैं चाहूं टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जो बनना है मैं बन सकता हूं। उसके अलावा मुझे जो बिजनेस करना है मैं वो बिजनेस कर सकता हूं। और इसके अलावा जितना भी मुझे ग्लोबल बिजनेस करना हो या नेशनल बिजनेस करना हो उसमें मेरे को कोई भी सरकार रोक टोक नहीं करेगी, वो मेरे पास फ्रीडम है, मैं जो चाहूं वो अपना ऑक्यूपेशन बना सकता हूं। These rights are of utmost importance for overall development of personality and expression of Indian citizen। ठीक है, अब ये जो राइट दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम, ये क्यों जरूरी है? तो हमारे यहाँ पर ये चीज एक पर्सनालिटी शो करती है। हमारे पास फ्रीडम है तो हम लोग वो चीज कर रहे हैं। अगर मेरे को बोल दे कि इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान को सिर्फ टीचर ही बनना है तो हर एक इंसान की क्रिएटिविटी डेड हो जाएगी। यानी कि हमारे यहाँ पर सारे हक है कि मैं चाहूँ तो
जो ऑक्यूपेशन चाहता हूं वो मैं ले सकता हूं। अगर ऐसा बोलते हैं कि जो लोग गुजरात में रहते हैं वो गुजरात में ही रहेंगे, वो कभी राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल कहीं पर घूमने नहीं जा सकते, तो क्या फायदा। तो वहां पर भी ये सारी चीजें हमको फ्रीडम देती है कि हम घूमने जा सकते हैं, हम लोग कहीं और सेटल करने जा सकते हैं। अगर मेरे को मेरा करियर गुजरात में नहीं दिख रहा है तो मैं इंडिया की कोई और सिटी में जाके अपने आप का डेवलपमेंट कर सकता हूँ। यानी ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए ये सारे फ्रीडम हमको दिए हुए होते हैं। फॉर हार्मोनियस वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। इसके अलावा कि हम लोग एक हार्मोनियस कल्चर के साथ जिए, यानी कि हमारे पर कोई प्रेशर नहीं हो तो एक इंसान अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगा और एक हेल्दी लाइफ जिए। अगर कोई टेंशन नहीं होगा, सारे टाइप के फ्रीडम होंगे, तो हम लोग एक हेल्दी लाइफ भी आगे जिएंगे। एनी इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑटोनोमसली और इररिस्पांसिबली, कोई भी इंसान इस फ्रीडम का अलग गलत तरीके से यूज नहीं कर सकता। हाँ, हमको बोला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चार रास्ते पर जाकर या चौराहे पर जाकर गाली वगैरह देना शुरू कर दो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आता। यानी कि जो फ्रीडम दिए हुए उन फ्रीडम को एक रिस्पेक्टफुली यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, गलत यूज कर रहे हो। The state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of the society। अगर ये राइट टू फ्रीडम हमारे सिक्योरिटी छीन लेती है या कोई इंसान इसका गलत इस्तेमाल करता है, गलत चीज से हमारी सोसाइटी को हार्म करता है या हमारी पीस, एक शांति चुरा लेता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट के पास ये राइट्स होते हैं कि वो ये राइट टू फ्रीडम को वापस ले सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर पनिशमेंट दे सकते हैं, पेनल्टी दे सकते हैं। ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर सकती है। This has been clearly mentioned in the Constitution. It has been stated in the Constitution how the rights are exercised। और ये हमारे संविधान में बताया हुआ है कि कैसे राइट दिए गए, तो राइट को फॉलो कैसे करना है वो भी हमारे संविधान में बताया हुआ है कि इस तरीके से सिटीजन को ध्यान रखना है, ये सारे राइट्स इस तरीके से फॉलो होने चाहिए। अगर एक बियॉन्ड लिमिट आप कुछ भी गलत करते हो तो गवर्नमेंट के पास वो राइट छीनने का भी हक है और उसके ऊपर आपको पेनल्टी, पनिशमेंट देने का भी गवर्नमेंट के पास हक है। Indian citizens have been giving the freedom of speech and expression. This can be expressed either orally, verbally or through gesture। हमको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई है वो हम लोग ओरली या तो हम लोग बोल के भी बता सकते हैं, वर्बली यानी कि हम लोग लिख के बता सकते हैं, या अपने जेस्चर पोस्चर यानी कि एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज कि मैं, अगर मेरे को कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, पर मुझे अपना कोई विचार रखना है, तो मैं एक्सप्रेशन के जेस्चर पोस्चर के थ्रू भी मैं अपनी बात सरकार तक रख सकता हूँ या बाकी सारे इंडियंस के सामने रख सकता हूँ। But that does not provide for exercising their rights in unlimited and unrestrained manner। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, आपको बोलने का हक दिया यानी आप कुछ भी बोल दो। हक दिया है तो उसको फॉलो करने का भी एक लिमिट होता है, उसके ऊपर भी आपको अपनी एक ह्यूमन साइकोलॉजी यूज करनी है कि अगर मैं एक स्कूल में हूं, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी पे हूं या मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर मेरे को अपना टोन हम्बल रखना होगा, मुझे जो बोलना है वो एक अच्छे मैनर में बोलना होगा, मैं जो जेस्चर पोस्चर कर रहा हूं यानी कि मैं जो अपना बिहेवियर कर रहा हूं वो भी मुझे अच्छा रखना पड़ता है। यानी कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, बट उसको कैसे करना है उसके बारे में भी बताया जाता है, वो एज अ ह्यूमन आपको पता होना चाहिए। सर्टेन नेसेसरी कंट्रोल एंड लिमिटेशन हैव बीन स्टेटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर हर एक चीज के ऊपर कुछ ओपन नहीं किया है, हमारे यहाँ पर हर एक चीज पर एक लिमिटेशन, एक नेसेसरी चीजों फॉलो करनी पड़ती है। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको ये हक मिला, हक कैसे मिला, आपको क्या क्या करना है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपके हक वापस भी ले लेंगे, यानी हर एक चीज हमारे संविधान में इन डिटेल बताई हुई है। द स्टेट कैन पुट रिक्वायर्ड कंट्रोल थ्रू लॉ एंड ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर एक स्टेट में कोई भी उनको नया लॉ बनाना है या उनको ऐसा लगता है कि हमको पर्टिकुलरली ये लॉ बनाना पड़ेगा एक यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाने के लिए, तो वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट वो रूल बना सकती है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि जो 500 और 1000 की नोट है उससे ब्लैक मनी बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उन्होंने 500 और 1000 के नोट को बैंड कर दिया। बैंड करने का रीजन क्या था कि भाई वो पर्टिकुलर एक ब्लैक मनी का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाए। तो जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमको नेसेसरी लॉ एंड ऑर्डर अपनाने पड़ेंगे, वो अपना सकते हैं, और ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है। सेफ्टी ऑफ द स्टेट फॉर असेंबल्ड रिलेशन विद फॉरेन नेशंस, public management and public peace, cooperation, safety, morality, discipline, contempt of court, defamation and provoking violence for crime। एक जब गवर्नमेंट होती है, जब वो कोई लॉ बनाती है, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है
वो हमारा इंडिया की सेफ्टी के खिलाफ हो रहा है, या फिर उसका जो एक फॉरेन रिलेशन है वो खराब हो रहा है, यानी कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो बिगड़ रहे हैं, या पब्लिक मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, या पब्लिक के बीच में अशांति हो रही है, पब्लिक उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि जो सेफ्टी है, जो एक मोरालिटी होती है, यानी कि हमारा अहिंसा होना चाहिए, जो मोरल है वो टूट रहा है, ठीक है, उसके अलावा डिसिप्लिन नहीं रह रहा है, या फिर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ कोई चीज हो रही है, ये सारी जब चीजें होती है इसके अलावा भी, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर नया बनाया जाता है। जैसे कि जब पता होता है कि अभी लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या रोड सेफ्टी के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो वहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाए जाते हैं। क्यों स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाए जाते हैं? कि भाई जितना स्ट्रिक्ट देंगे लोग सेफ्टी अपनाएंगे। हेलमेट वो उनके लिए नहीं बोल रहे कि आप हेलमेट पहन के जाओगे तो सरकार बची रहेगी, नहीं, वो आपके खुद के लिए। यानी कि ये सारी चीजें जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं वो गवर्नमेंट हमारे लिए ही अपनाती है। It is the authority of the judiciary whether these many limitations are appropriate or inappropriate. ये सारी अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो ये सारी चीजें देखती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो बन रहा है वो क्या तो एडवांटेज देगा या डिसएडवांटेज देगा। कभी कभी कोई लॉ आने के बाद अगर पब्लिक उस लॉ को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो लॉ क्या करेगा, बैकफायर कर जाएगा, यानी कि उससे शांति होनी चाहिए उसकी जगह अशांति हो जाएगी। यानी कि वो सारे लॉस को चेक करना पड़ता है कि यह लॉ लाने के बाद जो इंडियन सिटीजन है या जो पब्लिक है वो समझेगी कि नहीं समझेगी, वो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। The purpose behind the freedom of press through which ideas and opinions put forth for public welfare has not been separately mentioned. It can be included in the right of expression. अब हम प्रेस की बात करते हैं, यानी कि जो मीडिया, आप न्यूज चैनल देखते हो, न्यूज चैनल वाले लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको ओपनली बताते हैं, जो गवर्नमेंट होती है उनसे सवाल पूछते हैं, ये सारी चीजें करती है। तो उनके लिए कोई अलग लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ही वो चीज इंक्लूड हो गई कि ये जो मीडिया हाउस है या प्रेस हाउस है, ये जो न्यूज़पेपर है या न्यूज मीडिया, ये सारी चीजों अपने आप ओपिनियन अपना रख सकते हैं, देश का खुलासा कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई भी ऐसा स्पेशल लॉ बनाया जाता नहीं है। नेक्स्ट है द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2009 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया confers फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेटेस्ट 2009 के अंदर जो चेंजेस किए उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर 6 to 14 यानी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी फ्री और प्राइमरी एजुकेशन तो मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट है इफ अ पर्सन इज नॉट कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम देन ही कैन नॉट बी सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट और मोर पनिशमेंट देन वन प्रिस्क्राइब बाय द लॉ। अगर हमारे यहाँ पर किसी इंसान पर शक है, यानी कि वो अभी तक मुजरिम बना नहीं है, तो उस इंसान को हम लोग पनिशमेंट नहीं दे सकते, यानी कि उस पर एक जो लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है कि अगर मेरे को इस बंदे पे शक है कि इसने ये चोरी की है, अभी तक विक्टिम प्रूव नहीं हुआ है, तो उस बंदे को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, उसके ऊपर जो एक इंक्वायरी चल रही होती है वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉलो होगा। कैन नॉट बी गिवन द पनिशमेंट मोर देन वंस, कैन नॉट बी गिवन टू द सेम कन्विक्टेड पर्सन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार उसी इंसान को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया हुआ कि एक बार जो इंसान ने वो गलती कर दी वापिस बार बार उसको उसी गलती के लिए जेल भेजना सही नहीं है। सपोज के भाई एक इंसान है XYZ इंसान ने एक बार चोरी की, उसको 2 साल की जेल हो गई, उसके बाद वापिस उसी चोरी के लिए उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। हाँ, उसने दूसरी बार चोरी की है तो उसको दूसरी बार पनिशमेंट मिलेगी, बट एक की एक गलती पर 10 बार पनिशमेंट दी जाएगी नहीं। नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड फॉर हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सपेक्ट बाय द प्रोसीड्यूर ऑफ लॉ। कोई भी इंसान अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अब प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आज से तेरी, ऐसा नहीं, उसको एक लॉ एंड ऑर्डर पूरा प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। ये सारी चीजें हमारे संविधान में बताई हुई है। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। अरेस्ट वारंट के बिना कोई भी इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकती है पुलिस भी। पुलिस अगर आती है तो उनके पास अरेस्ट वारंट होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान को अरेस्ट करने के लिए हमारे पास लीगल एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, तभी वो एक इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं। इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ हरसेल्फ बाय द लॉयर ऑफ हिज हर चॉइस। और जो इंसान को अरेस्ट किया है उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए लॉयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो लॉयर चॉइस कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इतनी सेफ्टी दी जाती है कि अगर कोई किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने लॉयर को बुलाओ, ठीक है, आप लॉयर हायर कीजिए जो आपके बिहाफ पर पूरा केस लड़ेंगे। अगर इनकेस लॉयर नहीं होता है तो गवर्नमेंट खुद भी उनको लॉयर प्रोवाइड करती है डिफेंड प्रूव करने के लिए। एन अरेस्टेड पर्सन हैज टू बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। और जो भी इंसान को अरेस्ट किया है उसको 24 घंटे के अंदर यानी कि एक दिन के अंदर में उसके पास के मैजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट के अंदर पेशी होनी
चाहिए, यानी कि पुलिस कस्टडी के अंदर 24 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज के किसी को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर ही जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि जो भी नियरेस्ट कोर्ट होती है वहां पर उस बंदे की पेशी होनी चाहिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट है यानी उसके बाद जो कोर्ट है, जुडिशियरी मैनेजमेंट है, वो डिसाइड करेगी कि उस बंदे को कितनी सजा देनी है और क्या सजा देनी है। विदाउट द परमिशन नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट इन कस्टडी। बिना परमिशन के किसी भी इंसान को आप कस्टडी में नहीं रख सकते हो। कस्टडी यानी क्या होता है कि इंक्वायरी के लिए हिरासत में रखा जाता है, तो ये कस्टडी में रखने के लिए भी एक पर्टिकुलर लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बिना आप किसी को भी कस्टडी में रख सकते नहीं हो। यहाँ पर किसी को भी यानी कि ऐसा नहीं कि मैं किसी को कस्टडी में रखूंगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात है, यानी कि पुलिस हो गई, सीबीआई हो गई, ये सारे जो ब्रांच होते हैं इनको भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। As per the Prohibition Act, the person under arrest will not be accepted to the aforesaid मैटर्स। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंसान को अरेस्ट किया गया है वो उसका ओपिनियन मैटर में माना जाएगा नहीं। सपोज XYZ इंसान को चोरी के सिलसिले में अरेस्ट किया गया है, तो वो ये बोलेगा मैं चोर नहीं हूं, तो हम मानेंगे नहीं। उसके ऊपर हमको क्या चाहिए, सबूत और गवाह, सारे मेन चीजें देखी जाएगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन। If a state anticipates a criminal deed or activity from any person, then as a precautionary measure, the person can be retained by the state under the Prevention Detention Act. प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, जब स्टेट में रहने वाले इंसान के पास से कुछ भी गैरकानूनी चीज मिलती है या कोई भी ऐसी चीज है वो करते हुए पकड़े जाते हैं जो चीज उनको नहीं करनी चाहिए, तो जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाती है, यानी कि वो इंसान को पर्टिकुलर कस्टडी में लाती है या वो पर्टिकुलर इंसान को वो पूरी इंक्वायरी बिठाई जाती है। The purpose of this act is not to punish a convict, but to stop him from doing any criminal activity against it. इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर इंसान को सजा दी जाए, वो उधर गवर्नमेंट का ये रोल होता है कि ये इंसान कुछ गलत कर रहा है तो उसको सुधारा किए जाए, उनको ये समझाया जाए कि आप जो कर रहे हो वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, आप जो कर रहे हो ये सही नहीं है, ये स्टेट के लिए सही नहीं है, ये लोगों के लिए सही नहीं है, तो उनको सुधरने का मौका दिया जाता है। अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन बी डिटेन नॉट मोर देन 3 months। यहाँ पर क्या होता है कि ये डिटेन करना यानी कि उस इंसान जो सपोज फॉर एग्जांपल एक इंसान कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, उसको पता नहीं है वो कर रहा है बट वो गलती से कर रहा है, सपोज एक बच्चा ही कर रहा है, तो वहां पर जब गवर्नमेंट को ये चीज पता चलती है तो वो उसको पनिशमेंट नहीं देंगे, वो 3 महीने तक उस चीज को सुधारेंगे, उसको समझाएंगे और उसको समझाएंगे कि आप जो चीजें कर रहे हो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें उसको समझाएंगे। और ये डिटेनिंग पीरियड 3 महीने से ज्यादा होता नहीं है, यानी कि 3 महीने से ज्यादा कोई भी गवर्नमेंट उसको उस पर्टिकुलर इंसान को उस कंडीशन में रख सकती नहीं है। The detention or order can be cancelled based on the opinion of the judges of Supreme Court or member of the advisory board. The state can decide the term of डिटेंशन। इसके अलावा अगर ये डिटेंशन कैंसिल करना हो या फिर ये डिटेंशन हटाना हो तो उसके लिए जो पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या फिर जो पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करती है कि क्या ये डिटेंशन किया है बट ये डिटेंशन की जरूरत नहीं है तो इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। इसके अलावा डिटेंशन का टाइम अगर बढ़ाना हो 3 महीने के 6 महीने करना हो तो उसके लिए भी पर्टिकुलरली स्टेट को एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ये सारी चीजें हमारे में इंक्लूड होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज हो रही है, स्पीच यानी बोलना, एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेस करना, यानी कि आप जो एक्शंस कर रहे हो उसके ऊपर भी फ्रीडम होता है, ठीक है। बट वो अगर आप कुछ गलत करते हो तो या तो गवर्नमेंट आपको पनिशमेंट देती है या आपको समझाती है। आपको बस बोलने के हक होते हैं बट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में बोलना होता है। अब जो चाहे वो कभी भी कुछ भी बोल सकते नहीं है। थर्ड जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी एनी पर्सन डज नॉट सफर एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ अदर पर्सन एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड। अब गवर्नमेंट का ये भी हाथ होता है कि वो ये ध्यान रखे कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान से एक्सप्लॉयट नहीं हो रहा है, यानी कि परेशान नहीं हो रहा, सफर नहीं हो रहा। सपोज कि मैं कहीं पर एक मजदूरी कर रहा हूं और मेरा जो सेठ है, मेरा जो मालिक है वो मुझे मार रहा है, मुझे कम पैसे दे रहा है, मुझे टॉर्चर कर रहा है, तो वो एक्सप्लॉयटेशन है कि गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई सिटीजन दूसरे सिटीजन से परेशान ना हो। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट। और ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी इंसान परेशान नहीं होना चाहिए, सफर नहीं करना चाहिए, वो उसके अंदर यूनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। जो भी अंदर लोग रह रहे हैं यानी कि कंट्री के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं वो शांति से रहने चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्सरी,
स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर आर बैंड। उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात करें, यानी कि कोई भी गैर कानूनी काम, ड्रग स्मगलिंग हो गई, ये सारी चीजों पर हमारे कंप्लीट बैंड किया हुआ है, यानी कि ये चीज होनी चाहिए नहीं। उसके अलावा फोर्स्ड लेबर, मैं काम करना नहीं चाहती हूँ फिर भी मुझे मार पीट करवा के अगर वो काम करवाया जा रहा है तो उसको बोला जाता है फोर्स्ड लेबर। यानी कि कोई इंसान मजदूरी नहीं करना चाहता बट उसको मार पीट के, टॉर्चर करके करवाया जाता है, तो वो सारी चीजें भी गैर कानूनी में आती है। द वायोलेशन ऑफ दिस राइट इज पनिशेबल ऑफेंस। अगर ये जो राइट है उसका कोई उल्लंघन करता है, यानी कि नहीं मानता है, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, फोर्स्ड लेबर और इम्पोज सैलरी, वर्क विदाउट पे एंड द ओल्ड ड्रगरी सिस्टम हैज बीन एंडेड थ्रू दिस राइट। हमारे यहाँ पे बहुत सारे इलीगल ट्रेड, या महिलाओं को बेचा जाता था या बच्चों को बेचा जाता था, ये सारी चीजें, ड्रग ट्रैफिकिंग और ये बहुत सारी चीजें, ये लॉ आने के बाद बंद हो चुकी है। टू टेक वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम और पेइंग देम लेस देन मिनिमम वेजेस पोस्ट और इम्पोज लेबर इज पनिशेबल एक्ट। अगर आप किसी से कोई काम करवाते हो और उसको पैसे नहीं देते हो या जो उसने काम किया उससे कम पैसे देते हो तो उसको भी सजा दी जाती है। यानी कि किसी ने मजदूरी की, उसकी मजदूरी बनती है 1000 रुपए, अब मैंने 1000 रुपए दिए नहीं या 1000 की जगह उसको 100 या 200 रुपए दिए, तो अगर वो बंदा मेरे पे केस करेगा तो उस पर मुझे सजा मिल सकती है। And children under the age of 14 cannot be made to work in a factory, mine or any dangerous profession, garage, hotel or cannot be employed as a household servant। जो बच्चा 14 ईयर्स से कम एज होती है, यानी कि जो इंसान की एज 14 ईयर्स या उससे कम है, तो उसको क्या क्या नहीं करवाना चाहिए? वर्क इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर वो काम नहीं कर सकते। माइनिंग, जो माइनिंग की काम होते हैं, मतलब कि जो खुद काम वगैरह होता है वो भी नहीं कर सकते। और एनी डेंजरस प्रोफेशन, यानी जो डेंजरस प्रोफेशन होते हैं, जैसे लोहे की कंपनी हो गई या आयरन स्टील की कंपनी हो गई, इन सारी डेंजरस प्रोफेशन, केमिकल की कंपनीज हो गई, ये सारी जगह पर कोई बच्चा काम नहीं कर सकता। गैराज, होटल और कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ हाउस होल्ड सर्वेंट, उसको कहीं पर भी रेस्टोरेंट में नौकर नहीं रखा जा सकता या घर पर नौकर रखा जा सकता नहीं है। किसको नहीं रखा जा सकता? तो 14 ईयर्स या उससे छोटे बच्चों को। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दिस आर पनिशेबल ऑफेंस। हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया है उसके अंडर ये सारी चीजें पनिशेबल है, यानी कि अगर आप इसमें से कुछ भी करते हो, अगर कोई 13 साल या 12 साल के बच्चे को अपने काम पे रखा हुआ है और उससे बाल मजदूरी हो रही है, तो वहां पर आपको पनिशमेंट दी जाएगी या सजा भी मिल सकती है। Mandatory service can be sought from any person from the purpose of public welfare for the state military service in any field irrespective of religion, gender, caste or class with or without remuneration। उसके अलावा जो मैंडेटरी सर्विस होती है, मिलिट्री वगैरह की जो सर्विस होती है, उसके अंदर भी कहीं पर भी आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। और अगर वहां पर कोई पब्लिक इंसान, यानी कि एज अ सिटीजन कोई मिलिट्री काम के बीच में आता है या फिर पर्टिकुलरली अगर वो उनके काम में प्रॉब्लम बनता है तो उस इंसान को भी कस्टडी में लिया जाता है। इधर कोई मेजर पनिशमेंट नहीं दी जाती। हाँ, अगर आप कुछ इलीगल कर रहे थे, आप अगर मिलिट्री काम के आड़े आ रहे थे या आप अपने देश के खिलाफ ही कुछ कर रहे थे, तो वहां पर आपको सजा मिलेगी। बट अगर आप गलती से कुछ किया है तो वहां पर आपको फ्री दिया जाएगा, यानी कि आपको समझाया जाएगा या फिर आपको छोटी बहुत पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो होती है वो होती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो। लेबरर के लिए खास होता है, चाइल्ड के लिए ये खास होता है कि अगर कोई बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर आपको ये सारी चीजें करनी है। हाँ, बट मैं ये बता दूं, आजकल के बच्चे जो करते हैं कि घर पर कुछ होता है, पेरेंट्स कुछ करते हैं तो वो उसको एज अ इलीगल समझते हैं, वो इन सब चीजों में नहीं आता है। पेरेंट्स अगर डांटते हैं, मारते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन अगर आपके साथ कुछ करते हैं, यानी कि आप कहीं पर बाहर गए, आपके फैक्ट्री पर आपको कुछ काम करवा रहे हैं या फिर आपको फोर्स्ड लेबर करवा रहे हैं, आपको टॉर्चर किया जाता है, तो ये सारी चीजें आपके लिए काम की है और आप इसके खिलाफ अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन भी होते हैं तो आप उनको समझा सकते हैं, ये सारी चीजें बता सकते हैं। और आज का वीडियो हम लोग यही तक रखेंगे। आप बताइए कमेंट्स में कि वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने चैप्टर 8 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट आ पाए। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।